Namaskar and a very warm good morning to all of you. I would like to once again welcome all the chairman, vice chairman and other directors of the urban cooperative banks of Mumbai who are present here. I would also like to welcome my colleagues from the Reserve Bank. This interactive session is a part of our initiative to interact with the urban cooperative banks much more actively, with the entire banking sector much more actively. We started this interaction with the banks. First we had an interaction with about 100 all directors of the public sector banks in Delhi, and that was in May. Then the next week, again in the month of May, we had interaction with all the directors of the private sector banks here in Mumbai in this particular hall. So this is a part of that process which we are doing. We have decided today to start with Mumbai because, as you know, the urban cooperative banks, the UCB is a huge sector, and in that the large number of UCBs are based in Maharashtra and especially in Mumbai. So therefore we are making a beginning today in Mumbai, and going forward we will be interacting with other urban cooperative bank, the chairman, the vice chairman, the other directors of those urban cooperative banks in other states also, as well as in the rest of Maharashtra. We will be holding those meetings in various regions. So it is a part of that process. Now you may ask why RBI suddenly has decided to interact with the urban cooperative bank directors, because it has never been done. Even for commercial banks it has something like this has not been done. ये हम पहले बार ऐसे कर रहे हैं, और ये इसीलिए ज़रूरी था कि देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो बैंकिंग सेक्टर है. और बैंकिंग सेक्टर में ये मतलब ये काफ़ी नहीं है, ये मतलब इट इज़ नॉट एनफ कि ओनली कमर्शियल बैंक्स और जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो स्टेबल रहे, सारा बैंकिंग सेक्टर स्टेबल रहना चाहिए. और उसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, इसीलिए हमारा फोकस हमेशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी रहता है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आप देखिएगा तो करीब आज के तारीख में 1500 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से. रिसेंटली हम लोगों ने उसका जो क्लासिफिकेशन करवाया है टियर 4, टियर 1, 2, 3, 4, टियर 3 और 4 में करीब 81 या 84 कुछ 84 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से टियर 3 और 4. वो लार्ज साइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और आप जो आज प्रेजेंट है सारे मतलब टियर 3 और टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आए हैं. और आपके बैंक का स्टेबिलिटी के ऊपर देश का फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बहुत डिपेंडेंट है. अगर बैंकिंग सेक्टर और अर्बन कोऑपरेटिव से बैंकिंग सेक्टर अच्छी तरह फंक्शन ना करे तो देश का जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बाधा आ सकता है. इट विल अफेक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर एज ए होल. Nobody is small. Every urban cooperative bank is important, and in that the tier 3 and tier 4 banks are very, very important, because some problem, some stress in one or two or a few of the urban cooperative banks can create a system-wide effect. और फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जिसके ऊपर देश का जो ग्रोथ हो या पूरा आर्थिक व्यवस्था हो वो फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकों के ऊपर डिपेंडेंट है. इसीलिए पिछले कई सालों में आपने देखा होगा हमने बैंकिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स लाए. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारा कंप्लायंस, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, ऑडिट कमेटी कैसा फंक्शन करे, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कैसा फंक्शन करे, उसके ऊपर काफ़ी सारे डिटेल गाइडलाइंस हमने इश्यू किया हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के पार्ट अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. सिमिलरली एनबीएफसीज के लिए भी हमने बहुत सारे रेगुलेशंस इशू किया है. उनको भी स्केल बेस्ड रेगुलेशन में उनका भी एक लेयरिंग क्रिएट किए हैं हमने. अपर लोअर दी बेस लेयर,
मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर एनबीएफसी सेक्टर में। और एनबीएफसी आज के तारीख में 9000 के ऊपर, 9500 के आसपास एनबीएफसी है। वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में इसीलिए हमने 4 टियर स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। तो इसीलिए हमने रेगुलेशन में बहुत सारे बदलाव लाए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाए, और जितने इम्प्रूवमेंट लाए वो सब कंसल्टेटिव प्रोसेस में हमने अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप कुछ इशू कर दिया है। हमने बहुत जितने रेगुलेशंस हम आज तक इशू किए हैं, जितना डायरेक्शंस इशू किए हैं, ऑलमोस्ट 90% जो है हम पहले पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में डालते हैं, कमेंट्स लेते हैं सबका, और फिर उसको एग्जामिन करके जहाँ सही लगता है उसको हम गाइडलाइंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस हमने चालू किया है। और सिर्फ रेगुलेशन नहीं, हमने मतलब सुपरविजन में काफ़ी पिछले कई साल में आप देखा होगा, 4-5 साल में बहुत टाइटन किया। वो ज़रूरी इसीलिए था कि पिछले आप देखेंगे 4-5 साल में एनबीएफसी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर हो, या कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर हो, बहुत सारे चैलेंजेस आए। एक एनबीएफसी जो था, आपको याद होगा, आईएलएफएस का जब फेलियर हो गया 2018 अगस्त सितंबर में, तो वो बिल्कुल फाइनेंशियल एनबीएफसी सेक्टर बिल्कुल एक मतलब सारे काम जो है वो ठप गया, बिल्कुल इट केम टू अ स्टैंड स्टिल। So throughout 2019, we had to take a lot of efforts to inject liquidity, to interact with the NBFCs, to tighten our supervision. We worked one-on-one with large number of NBFCs. Top 100 NBFCs जो है, जो कि 80 to 90% उस सेक्टर का साइज रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम लगातार इंटरैक्ट करते रहे। हमारे जो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर से लगातार इंटरैक्ट करते रहे, उनका लिक्विडिटी पोजीशन सब मॉनिटर करते रहे। शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा एक छोटा शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक येस बैंक का एक चैलेंज आया, उसको हमने रिजॉल्व करवाया। एलवीबी लक्ष्मी विलास बैंक में भी वो एक चैलेंज आया, उसको भी हमने रिजॉल्व करवाया। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी आप देखा होगा, जो आपको पता है, इसीलिए मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रेस आए। तो इसीलिए हमारा जो सुपरविजन ये ज़रूरी था कि हम उसको बहुत टाइटन करें। और टाइटन का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर मतलब वी क्रिएट इम्पेडिमेंट्स, बिजनेस ग्रोथ अलाउ ना करें, ऐसा नहीं है। आपके साथ इंटरैक्ट करके जितना हो सकता है ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, जो गवर्नेंस है, जो फंक्शनिंग है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, सिस्टमिक लेवल में कैसा इम्प्रूव किया जाए, फंक्शनिंग में कैसा इम्प्रूव किया जाए, इसलिए हमने जो है कोऑपरेटिव जो सुपरविजन और रेगुलेशन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मेन रोल है वो ग्रासरूट लेवल में उनका प्रेजेंस है। हमने जो कमेटी अपॉइंट किया था, विश्वनाथन कमेटी, उन्होंने कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है दे आर द बैंक्स ऑफ द नेबरहुड। ओरिजिन और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर का, कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर का वही था कि वो नेबरहुड बैंकिंग फैसिलिटी, ग्रासरूट लेवल का बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ये अलग है कि कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ग्रो हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, और ज़रूरी भी है वो मतलब अपने they must grow, they must become big and they must become larger in size. But basically आप in totality अगर आप देखेंगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है they have a grassroots level presence and they are meeting the requirement of the lowest section of the society, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, तो उसको आप कैटर करते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे आपका प्रेजेंस है। तो इसीलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो क्रेडिट नीड्स है ग्रास रूट लेवल, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जब हम फोकस करते हैं, हमको हमेशा ये मन में रखना चाहिए कि अल्टीमेटली डिपॉजिटर का पैसे से हम बैंकिंग चलाते हैं। तो इसीलिए डिपॉजिटर का पैसा, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बैंक। इट इज़ अ सेक्रेड ड्यूटी, इट इज़ अ सेक्रेड ड्यूटी। जैसे हम मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, हम जाके मतलब
अपना माथा टेकते हैं और we go and it's a kind of a sacred task. In fact, I would say this is much more, because here आप देखिए डिपॉजिटर्स, स्मॉल डिपॉजिटर्स, मिडिल क्लास डिपॉजिटर्स, रिटायर्ड पीपल, उनके डिपॉजिट के ऊपर बैंक्स चलते हैं. तो therefore protection of depositors' money is the most important responsibility. It's a sacred duty. It is the biggest responsibility that is cast upon each one of you, and it is also the responsibility of the Reserve Bank to work with you and ensure that the depositors' money is safe at all times. And therefore we have to focus more and more on regulation and supervision of the entire banking sector, including the urban cooperative banks. आज का स्थिति ये है कि एग्रीगेट लेवल में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नंबर्स है वो तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं. एग्रीगेट लेवल मतलब मान लीजिए कि जो कैपिटल एडिक्वेसी आप अगर देखेंगे CRAR, तो CRAR जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मतलब पिछले साल मतलब 21-22 के कंपैरिजन में 22-23 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है. 21-22 में शायद वो 15.5% या ऐसा कुछ था सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मिला के. पिछले साल था 16, अभी लेटेस्ट जो है वो 16.6% है CRAR. तो इम्प्रूवमेंट आया है, बट वो एग्रीगेट लेवल है. GNPA पिछले साल के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट आज के तारीख में अप्रूव जो टोटल एग्रीगेट लेवल में वो 8.7% है. इट्स नॉट ए कंफर्टेबल नंबर, इट्स नॉट ए गुड नंबर इवन एट द एग्रीगेट लेवल. So aggregate लेवल में some numbers are looking good, but अब जब ग्रैन्युलरली देखेंगे कई सारे बैंक्स है जहाँ पे आपका जो बैंक का GNPA जो NPA नंबर हो या कैपिटल एडिक्वेसी हो या नेटवर्क हो वो काफ़ी नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी. तो उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा हम लोगों को. जहाँ पे अच्छे नंबर्स हैं, फोकस ये रहना चाहिए कि उसको आगे जाके कैसे मेंटेन किया जाए, उसको और कैसे इम्प्रूव और स्ट्रेंथन किया जाए. जहाँ पे नेटवर्क नेगेटिव हो गया है, जहाँ पे आपका NPA नंबर बहुत बढ़ गया है या नंबर्स आर नॉट गुड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरी है. एंड ये पॉसिबल होगा जब RBI और हमारे सुपरवाइजर्स और आपका जो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स आप मतलब इकट्ठे मिलके काम करें. तो इसीलिए this is the background in which today's meeting is held. Having said that, I want to today highlight a few points. My colleagues today, the Deputy Governors Rajeshwar Rao and Mr. Swaminathan, they will be speaking to you. Then our other officers will be interacting with you. There will be an interactive session at the end of the day between the executive directors and all of you. I am available in the hotel throughout the day, but in between I have to go to attend to some other work, but I will come back again later in the day. So therefore, but the Deputy Governors will be present here throughout the day, the Executive Directors and other senior officers will be present here. So I would like and request you to be present throughout and make the best use of today's interaction. It's an interactive process. हमारे मन में जो expectations है, हमारे मन में जो कंसर्न है, जो चिंता है, आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं. और आपका भी जो मन में जो डाउट्स हो या कुछ सुझाव हो, आप ज़रूर बताइएगा इंटरैक्टिव सेशन में. तो हैविंग सेड दैट, लेट मी नाउ, आई हैव लिस्टेड, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम, बट आई हैव लिस्टेड अबाउट 8 पॉइंट्स which I want to highlight. In my interaction with the public and private sector banks, I gave a speech which has been put in the RBI website. So I would request you to please have a look at that speech, in which I have laid down a 10-point charter. Most of what I have said to the commercial banks is applicable in the case of urban cooperative banks also. So it is a 10-point charter which I have explained there. Please have a look at that. It is not just the managing director or the general manager of the bank who should look at it, but I feel the chairman, the vice chairman and other directors must, it will be really useful for you
and it will help you to discharge your duty as a director in a bank. तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो है उसमें से जो पॉइंट्स मैंने वो 10 पॉइंट की चार्टर से कुछ पॉइंट्स पिकअप किया है और कुछ एक दो और 2-3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है जो कि मैं आज स्ट्रेस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि जो बैंकों में गवर्नेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस is the most important thing. What differentiates a good bank from a bank which is not doing well is the quality of governance. So therefore the first and foremost emphasis should be on the quality of governance. And when I am saying quality of governance, governance we have to remember is based on 3 pillars. There are 3 pillars which support governance. First is compliance. What is the compliance culture? जो regulatory guidelines है RBI का, वो आप comply कर रहे हैं या नहीं और सही तरीके से comply कर रहे हैं या नहीं, whether it is a genuine compliance or paper compliance. कई सारे टाइम हमारे नज़र नहीं आता है, हमारे मतलब we see that कि paper compliance है, लेकिन actually हम जब मतलब ज़मीन पर उतार के जब actually verify करते हैं बैंक में ऑन साइट वेरिफिकेशन करते हैं तो कंप्लायंस नहीं है। तो देयरफॉर पहला ये है कि कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए हमने बोर्ड में भी मैंडेट किया है कि इसको बोर्ड लगातार रिव्यू करे। यूजुअली बोर्ड मीटिंग में क्या होता है कि बैंक्स में हो या कॉरपोरेशंस वगैरह जो प्राइवेट कंपनीज हो या सरकारी कंपनी हो, वो बोर्ड का जो सेक्रेटरी होते हैं या जो हेड ऑफ कंप्लायंस होते हैं वो रिपोर्ट डाल देते हैं कि हमने सारे कंप्लाई किया हुआ है। वो जो एक पेज का बोर्ड नोट होता है, कई सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने खुद देखा है, कंपनीज हो या बैंक्स देखा है, मैंने देखा है, वो 1-2 पेज का एक नोट आता है कि हाँ सारे हम कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स नहीं रहता है। तो वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट आता है उसको मेरा आपको अनुरोध रहेगा, आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ उसको आप ज़रा केयरफुली उसको देखिए और particularly chairman and MD, vice chairman, chairman and MD, it is your responsibility to see that actually genuinely it is compliant. आप अगर comply कर रहे हैं सारे regulations, then that is a sign that the bank is well governed. So that is the first pillar. The second aspect is the risk management. How good is the risk management function in the bank? आपका जो chief risk officer है, हमने प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमने ये मैंडेट किया है कि जो चीफ रिस्क ऑफिसर रहेगा उसका लेवल जो है मतलब सीनियर ऑफिसर रहना चाहिए और वो मतलब उसका ऑटोनॉमी और जहाँ तक पॉसिबल है उसका इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इज अ वेरी क्रिटिकल फंक्शन इन एनी बैंक, पर्टिकुलरली बैंक्स विच आर डीलिंग विथ डिपॉजिटर्स मनी। प्राइवेट कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं उनको अलग तरीके का रिस्क मिल आता है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर जो रिस्क है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है एंड पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर जो रिस्क होता है इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड देयरफॉर द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को आप एनालाइज करें, रिकॉग्नाइज करें और उसके साथ डील भी करें। इट इज नॉट जस्ट एनालिसिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क, it is also mitigation of risk. How you mitigate, how you deal with, how you treat the problem of risk. That is very important, and in this regard I would like the banks, boards of banks, the directors to focus on the risk management aspects also. So management of the board, they are expected to present a risk analysis of the bank. एक particular आज के तारीख में बैंक का क्या रिस्क है, इसको आप क्वार्टरली कर सकते हैं, आपका रेगुलर एवरी मीटिंग में कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं, लेकिन इसको एनुअल मत करिए, क्योंकि एनुअल होगा तो आज के तारीख में इन डायनामिक वर्ल्ड आपका जो रिस्क है वो 1 साल तक इंतजार नहीं करेगा, यूँ 6 महीना 3 महीना भी कभी इंतजार नहीं करता है। तो इसको रेगुलरली जहाँ तक हो सकता है, बट एटलीस्ट मेरा ये सुझाव रहेगा कि मिनिमम इसको क्वार्टरली। वी हैव गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड? आई डोंट थिंक फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स वी हैवंट, नो? Have we? No. So therefore मेरा ये सुझाव रहेगा कि एटलीस्ट क्वार्टरली जो है एक रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट बोर्ड के सामने पेश किया जाना चाहिए और उसको बोर्ड जो है आप उसके ऊपर
उसके ऊपर डिलिबरेट करिए, डिस्कस करिए, और उसके लिए काफ़ी टाइम भी देना चाहिए। एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो एक है कॉम्प्लायंस, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा है इंटरनल ऑडिट। हर एक बैंक में इंटरनल ऑडिट फंक्शन रहता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट जिसको कहते हैं, हम इसको इनकरेज करते हैं। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इंटरनल ऑडिट जो है वो एक रूटीन फंक्शन, उसको ट्रीट मत करिए, प्लीज डोंट ट्रीट इट एज ए रूटीन फंक्शन। इंटरनल ऑडिट शुड हैव द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू पॉइंट आउट कि ये गलत है। घर के अंदर कुछ अगर गलत हो रहा है तो घर का एक मेंबर को कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, इसको आप ठीक करिए। प्लीज, RBI इज नॉट देयर एवरी डे, मॉर्निंग टू इवनिंग हम वहाँ नहीं है। जो कोई अगर ऑडिट इशू है, कोई कुछ अगर गलत या कुछ आउट ऑफ द वे अगेंस्ट द रूल हो रहा है, तो उसको पहले आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनल ऑडिट मस्ट हैव इंटरनल फ्रीडम टू पॉइंट आउट द ट्रूथ। Audit should be truthful, and I would encourage every urban cooperative bank to please focus on that. And so these are the three components: compliance, risk management and internal audit. और गवर्नेंस में आप देखिए एक लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप का मतलब है कि चेयरमैन कैसे फंक्शन कर रहे हैं एक बैंक में, वाइस चेयरमैन हो या कोई डायरेक्टर्स हो। जो डायरेक्टर्स तो पार्ट टाइम रहते हैं, बट फिर भी पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कैसे बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एमडी का फंक्शनिंग कैसा है। अगर लीडरशिप सही हो तो फिर बैंक के जो सारे एम्प्लॉइज और सारे स्टाफ, जो पूरा स्ट्रक्चर, दे विल फंक्शन वेल। सो गवर्नेंस इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू मेंशन। सेकेंड पॉइंट, again related to governance, but I have listed it out separately, is board functioning, whether the board is functioning properly and efficiently। और उसमें 5 कंपोनेंट्स जो है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो है कि बोर्ड में सफिशिएंट एक्सपर्टीज रहना चाहिए। पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड मेंबर्स जहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सारे डाइवर्स एरिया में एक्सपर्टीज, मतलब बोर्ड में एक्सपर्टीज रहे। कमर्शियल बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, हमने वहाँ पे उनको गाइडलाइंस इशू किया है दैट यू मस्ट हैव एन IT एक्सपर्ट, यू मस्ट हैव दिस एक्सपर्ट इन दिस एरिया, देयर इट इज पॉसिबल, बट हियर द बोर्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड। So therefore sometimes, quite often it is possible and it is true that the actual professional expertise may not be available. I am saying may not be available. It may be available in some banks, I don't doubt that. That professional expertise may not be available. तो बोर्ड में जब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें एडिक्वेट, बोर्ड मेंबर्स के बीच एडिक्वेट एक्सपर्टीज हो। ऐसे डायरेक्टर्स रहे जो कि फाइनेंशियल सेक्टर समझते हैं, क्रेडिट रिस्क समझते हैं, बैंकिंग समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT उसको समझते हैं, ये सब, और रिस्क मैनेजमेंट उसके ऊपर भी कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। तो देयरफॉर आई थिंक द बोर्ड शुड हैव एडिक्वेट एक्सपर्टीज, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इसीलिए हमने जो है एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सो पहले है कि एक्सपर्टीज इन द बोर्ड, नंबर 2 इज द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये मालेगाम कमेटी 2011 में रिकमेंड किया था उन्होंने, फिर 2015 में गांधी कमेटी, जो डिप्टी गवर्नर थे उस वक्त RBI में, वो कमेटी भी उन्होंने रिकमेंड किया था। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन और रैशनल वही है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को आप एक इंटरफेरेंस या एक बाधा के तरह, एक इम्पेडिमेंट या बैरियर ऐसे मत समझिए। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इज सपोज टू असिस्ट द बोर्ड। The role of the board of management is to bring in that expertise which the board may not have because the board members are elected. So the elected members need professional support. So that is the whole idea of having a board of management. Third point is that the skills and diversity and tenures. Now board member ये elective election process है, बट फिर भी ये ज़रूरी है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये ज़रूरी है कि मतलब देयर शुड बी ए रोटेशन। ये ना हो कि वी हैव सीन मेनी केसेस वेयर इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैव रिमेन्ड देयर फॉर 15 years, 20 years. Now
Some of them are contributing, making very good contribution. I am not saying that just because you stay longer, your contribution goes down. आप जब 10 साल 15 साल रहते हैं, when you stay for longer, you gain that expertise. But it is also essential that the new blood should be inducted. The board should not remain static. There should be new inductions, new mind, younger persons coming into the board. So that is the third point I wanted to emphasize in the context of board functioning. The fourth point I wanted to mention in the context of board functioning is the quality of board discussions. Quality बहुत democratic होनी चाहिए, because ultimately cooperation is based on the principle of democracy. Board members जो है elected हैं, तो underlying principle of the functioning of a cooperative bank is democracy. तो board का जो discussion है, the discussions in the board should be democratic, should be transparent. Everybody should get a chance to speak, and there should not be, I repeat, there should not be any over dominance or excessive dominance by one or two members of the board, or by the chairman or the vice chairman, or a group of directors. That should not be there. And we have seen this in big commercial banks also, where we have now, pointed out, wherever we have seen this, we have told the banks that this is not the way. One or two directors cannot dominate meaning excessively dominate. मतलब वो उनको ये समझना नहीं चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और बाकी लोगों को बोलने की मौका ना मिले, चांस ना मिले. You see, that also should not happen. Now, so therefore it is necessary that there should not be excessive dominance by one or two individuals in the board. There should be free, frank and democratic discussions. Board members should be encouraged to ask whatever doubts and questions they have in their mind. The discussions should be free and fair. In fact, it is necessary that the directors also take extra initiative to go through the board agenda notes and ask questions, clarifications, ask for details. It should be there. The MD should have freedom to act, but at the same time, the directors also must, ask questions and clarify their doubts. So, as a part of the board functioning of the board, I have mentioned 5 points. I said I talked about expertise, I talked about tenures, I talked about board of management. That was third point. Fourth, I talked about discussions, quality of discussion in the board. The fifth point is the functioning of the board committees. जो board के committee है उनका functioning भी बहुत fair, independent और intensive होनी चाहिए. You see, compared to a manufacturing company or any other sector, services sector company, role of the board in a bank is very, very important, much more important than them. So therefore, the committees also, and that's the fifth point which I want to mention as a part of functioning of the board. I think the committees of the board also should display the same quality of functioning. They should meet regularly. We have seen on occasions, many occasions, where the committees, certain committees of the board don't even meet for 1 or 2 years. Now that should not happen. I have come across so many cases and it's a cause of real concern. If the board committees are not meeting, and I have seen cases where the risk management committee or the compliance committee or they are not meeting, or the audit committee, they are not meeting for months together or for the whole year. That is not a good sign. It's not good for the bank. So I think I would also like to, draw your attention to that. So I said I will be highlighting on 8 points. First I talked of governance, then I talked about board functioning. The third point I want to mention is credit risk management. Now credit risk management would basically mean underwriting standard क्या है. अब जब loan एक sanction होता है बैंक में, you see it is not possible for a director in a bank, a part-time director, to look into each and every loan. It's not possible. It's not the job of the directors. It is for the CEO, the management to do it. But in cooperative banks, the chairman, we have seen practical experiences that the chairman also plays a very important role, because chairman is an elected member. So chairman, vice chairman, they also play a very important role. So therefore, when loans are sanctioned, we have to see what is the underwriting standard. Underwriting standard मतलब उसका क्या
अप्रेजल क्वालिटी कैसा है, उसका कोलेटरल कैसा है, जो बोरोवर है उसका प्रोफाइल क्या है, उसका रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, that is very important. And another important component of this underwriting standard is conflict of interest or related party transactions. It has come to our notice in many cases. I am not saying it is there in all banks. Please, I would like to request you to please appreciate this point. I am not saying that these are problems in all the cooperative banks. Some problems are there in some banks here, some other problems are there in some other banks there. Many of the urban cooperative banks, I know that they are functioning very well in terms of their financial results, in terms of efficiency. There are quite a number of urban cooperative banks which are doing very well. So my congratulations to them, and my request to them is to maintain that and improve on that. But the problems which I am mentioning, some of them exist in certain banks here, some of them exist in certain banks there. So the idea is that the entire sector should do well, not just a few urban cooperative banks. And you would have seen in the last few days we have taken a number of measures. We have interacted with the representatives of the urban cooperative banking sector recently, and we have announced several measures. Constantly our officers are interacting with you, and our focus is to see that the urban cooperative banking sector also does well. And almost every urban cooperative bank must do well. It's not enough that some urban cooperative banks do well. All urban cooperative banks must be efficient and sound. So therefore, this underwriting standards, conflict of interest and related party transactions, ये भी हमारे नोटिस में आया है कई सारे केसेस में. जो रिलेटेड पार्टी है, अपने जान पहचान के हो या अपना खुद का वहाँ पे कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हो, that also has come to our notice, and that's not good for the bank. So that is also to be kept in mind. Then, as a part of credit risk management, sanction के बाद the post sanction monitoring of the loans. When the loan is given to a small business or to any other business which how that business is performed, उसका monitoring भी होनी ज़रूरी है. और अगर in any loan a stress is building up in a particular loan portfolio, if some stress is building up, if there is some default, or if it is moving from overdues are becoming 0 to 30 days, or it is exceeding 30 days, or it is exceeding 60 days before it touches 90 days, you can see it whether the loan overdues. To begin with, there may not be overdues. Then you find that the overdues are on an average for 30 days. Then it becomes 60 days. So that is the first sign of stress. So therefore, the post-sanction monitoring of particularly the large loans, and at the banking level also, what is the total size of overdues of the bank? Out of that, how many are more than 30 days? How many are more than 60 days? If more than 30 days is coming down, but more than 60 days is going up, then that is a cause of worry. So emphasis should be on that, and therefore it is necessary that whenever an NPA is building up, it should be recognized in time, it should be recognized early. Late recognition of NPA is only, it is like you develop some illness in the body, and if that illness you identify it late and go to the doctor late, or start treating it late, then only the patient, the person has to pay the price for it. So therefore, early treatment is the most vital thing for any person to remain healthy. Similarly, for a bank also, early identification of risk, early mitigation of the risk can ensure better health of the banks. Now, another important aspect in this credit risk management we have seen in RBI, in a large number of banks, the top 20 defaulters, they represent roughly almost 60% of the total overdues, the top 20 defaulters. And we have told some of you about it. And we have asked our senior supervisory managers to discuss with you to monitor it also.
If you focus on the top 20 defaulters, 60% of the overdues can get collected. And these are defaulters who are not failed defaulters. Some of these defaulters have good businesses running. We collect information from the market. You also know it. So we have information that in certain banks, I am not saying again everywhere, in certain banks, the top 20 defaulters include people or businesses who are doing well. But the overdue, he doesn't repay the bank. Now, how can that happen? If he doesn't repay the bank, then what happens to the poor depositor? We have a responsibility as part of the board, as part of the management, to ensure that the depositor, the poor depositors, the small depositors, the middle class depositor, his money is safe. Where will he go? So therefore, I think this top 20 defaulters, again, you may have a look at your own banks. Some of you, we have already flagged it, and I think we have asked all our supervisors to stress this point with the bank management. If you just, I am not saying you don't focus on the other defaulters, please focus on all defaulters. But I am mentioning top defaulters because we took a statistics and found that the top defaulters in quite a number of banks, they are responsible for about 60% of the overdue. So that's why I am mentioning 20, but the focus should be on all defaulters. And in that context, as a part of credit risk management, it is also very important that there should be provision, adequate provision made. The provision coverage ratio also must improve. There has to be focus on that. So credit risk management was the third point. The fourth point I want to mention is transparency in accounting. You see, we have found in banks, urban cooperative banks, in other banks and NBFCs also we find it. In cooperative banks we find it, and in some cooperative banks we are really concerned when we see it is a very, the practice is widespread, which is not good, is innovative practices are being adopted to, to cover up, to camouflage the stress or the NPA. Or some evergreening methods, matlab the bank sanctions a loan, one loan, and that loan finds its way and comes back, shows as it becomes a kind of a repayment by the same. You give a loan to one person, to one loan goes here and it travels to 2, 3 multiple layers, and then it reaches a borrower here and he repays. So his account is, is not default. So it is evergreening. So that evergreening also we find through, innovative accounting practices, intelligent accounting practices. Now, I don't call it intelligent account practices at all. I think, if we try to sort of do this kind of patchwork here and there, ultimately I think we are only deceiving ourselves. We are only, who is it, whom it is going to benefit? It doesn't benefit the bank. In fact, the bank pays the maximum price for that. And when the bank loses that money, the poor depositor, where does he go? So therefore, I would emphasize with, I would really like to emphasize that, this, what you call the accountancy, that means the accounts must be transparent. Any stress or NPA, there should not be any effort to, do any kind of camouflaging. And the other aspect is that we have found in large number of banks about internal accounts. Now, internal accounts again are used for, various purposes, for evergreening, for, now, I would encourage the management and the board to review how many internal accounts are there and what purpose they are serving. In certain situations, internal accounts are required. I am not saying internal accounts you don't need. The banks need certain number of internal accounts. But in many banks we find some thousands of internal accounts. Now, why does a bank need thousands of internal accounts? When we ask the bank, give us a total number of internal accounts that you have, even the bank management doesn't have the data. So I think this is very important to identify, to monitor the internal accounts, to examine for what purpose they exist. You see, why I am mentioning these points is that these are detailed intricacies which may or may not be known to you.
Now it is our responsibility to tell you that look, these are the things which the board should look at, and as honorable members of the board, you must also look at. The fifth point, I'll be quick now, is monitoring of the liquidity mismatches. What is the liquidity position, that is the asset liability, आपका जो asset है, जो loan दिया हुआ है, the repayment may be 7 years, 8 years or 5 years, but most of the time in many banks we find that the deposit would be short term deposits. So asset liability जो balancing है, that is very important. That is the fifth point I want to mention. The sixth point is quality and size of manpower. Now some banks, they have huge number of staff. So as a result, when we see the cost to income ratio, what is the cost and what percentage is the cost to your total income, we find in certain situations cost to income is 80%, 90%, in some cases it is even 100%. Now if your salary bill and staff cost and other costs are touching 80-90%, then where is the money left with the bank to meet the other requirements? To put some money for IT infrastructure, to put some money for other kinds of important responsibility, other kind of important tasks. So, and the quality of the staff, that is also very important. Recruitments, new recruitments should be planned. Not that कि एक suddenly, कई सारे cases में हमने देखा है कि suddenly large number of recruitments हो जाते हैं. ये आपका responsibility है, ये RBI का responsibility नहीं है. लेकिन हम जब notice करते हैं फिर उस वक्त आप recruit कर चुके हैं, तो day to day हम वहाँ नहीं बैठते हैं. तो आप please, ये आपका responsibility है. Any new recruitment आप जब कर रहे हैं, detailed manpower analysis करिए, staff requirement analysis करिए, कितना अफोर्डेबिलिटी है बैंक में सैलरी पेमेंट के लिए, कॉस्ट टू इनकम कितना बन रहा है, और नीड बेस्ड, नेसेसिटी हो तो रिक्रूट करिए, बट नेसेसिटी नहीं है तो जस्ट रिक्रूट करके वो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस. एंड सो देयरफॉर, एंड जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनका स्किल बिल्डिंग, उनका ट्रेनिंग, पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिस्टम ट्रेनिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये सब तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए. That was the sixth point. The seventh point is having good quality IT systems. You see, IT systems have to be good quality. In today's world, in today's business, if you don't have good IT infrastructure, there are so many other digital lenders and even the NBFCs with good technology, even the banks, commercial banks are adopting technology, they will all move ahead, and UCBs, urban cooperative banks, will just lag behind. So IT system has to be, also should receive proper attention. There should be quality of IT system should be good. There should be resilience, cyber security. उसके तरफ भी we must give emphasis on that. And in IT sector, I have found our officials have brought to my notice, and we have in RBI we see that जो core banking solution है वो कई सारे बैंक में है core banking solution, उसका फंक्शनिंग जो है, क्वालिटी ऑफ द CBS इज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि CBS में कई सारे सॉफ्टवेयर है, सो मेनी कंपनीज व्हिच आर ऑफरिंग CBS सॉफ्टवेयर. यू हैव टू रियली आइडेंटिफाई अ गुड CBS. So just to have a so-called CBS is not enough, and the functioning of the CBS also has to be good. In many cases we find that the treasury operations are not linked to the CBS. मतलब आपका day to day जो treasury operations हो रहा है, it is not getting reflected in the CBS. So which means उसको manually आप कर रहे हैं. If you do it manually, then naturally the CBS is not efficient at all. So please therefore, and the aspect of cyber resilience, improving the IT hardware and software and the quality of the IT personnel in the bank, they are very important. The eighth and the last point is navigating change. Today we are living in a very fast moving world. It's a dynamic world. Technology is changing fast. New risks are building up. When the banks in the United States failed, some 3-4 banks in the United States failed, or in Switzerland when Credit Suisse failed, it produced impact in large number of countries. Fortunately in India,
because RBI and the banks, we had worked together. And here I am referring to the large commercial banks, because cooperative banks will not be impacted by these international developments. But there can be other developments which can, I am giving it as an example, but there can be other developments which are external to you. Those, it's a very dynamic and fast changing world. New technology is developing. New risks are coming up. COVID was a sudden risk which nobody anticipated. So we are living in a dynamic and fast moving world where it is necessary that we remain very alert, very agile. We adopt new technology. UCBs will face greater competition, growing competition from the fintech lenders, from the digital lenders, from NBFCs which are doing digital lending and which are spreading their presence, from MFIs, microfinance institutions who are also now adopting technology. So therefore I think UCBs will have to deal with these new challenges and navigate the change. Social media today, has again become a very important thing. So therefore these are the 8 points which I wanted to share with you. 1, governance. 2, functioning of the board. 3, liquidity management, liquidity mismatch, ALM management, what they call asset liability management. That was the 5th point. The first point is governance. Number 2, board functioning. Number 3, credit risk management. Number 4, transparency in accounting. Number 5, liquidity management. Number 6, quality and size of manpower, the human resource. Number 7, IT system. Number 8, navigating change. And let me conclude by saying that the purpose of this meeting is to make it interactive and to share with you some of our concerns. जो चिंता की विषय है, जो हमारे मन में बार बार आता रहता है, उसको आपके साथ शेयर करें, क्योंकि करेक्शन जो है आपको करना पड़ेगा. The sector is on the whole doing well today. Many UCBs are doing very well, but there are many UCBs which are not doing well. So I think it is necessary that all of us must work together. It's a partnership. And if we work with that spirit of cooperation and partnership, I think it will be possible for us to have a well-functioning and more efficient urban cooperative banking sector. So with these words, I would like to stop now. Thank you very much for your participation. Please interact throughout the day. We look upon it in RBI senior management. We look at today's event as very, very important. So I think we need to work together, and I am quite sure if we work together and with the right spirit of cooperation, I think we can certainly see a far better urban cooperative banking sector about which we can be proud of. Thank you very much.